सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। एक ऐसी अपडेट जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा तरीका बदल सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आपके मन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर उठ रहे हैं। ये पूरा वीडियो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी हम आपकी सोच से पहले आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। हर वो सवाल जो आपके मन में है हम अनलॉक करने वाले हैं, आसान भाषा में पूरी डिटेल्स के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद एक अश्योर्ड पेंशन अमाउंट मिलेगा, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और भी मजबूत करेगा और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में क्लैरिटी लाएगा। यह नेशनल पेंशन सिस्टम के मुकाबले में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है, जहां मंथली पे आउट की कोई गारंटी नहीं होती थी। इस वीडियो में हम आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सब कुछ सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाएंगे। चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, रिटायर हो चुके हो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको इस नए पेंशन मॉडल के बारे में पूरी जानकारी देगा। आपको वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस और अपडेट्स को इजी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और हर रूल को इजी बनाते हैं, एक एक करके। क्वेश्चन 1, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन स्कीम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अंडर एक नए ऑप्शन के रूप में 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम में खास बात क्या है, तो दोस्तों, इस स्कीम के तहत जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें शामिल होते हैं, उन्हें एक अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को पूरा करने पर दी जाएगी। ये स्कीम खास तौर पर उन एम्प्लॉइज के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल और सिक्योर पेंशन चाहते हैं। क्वेश्चन 2, क्या एक एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूपीएस को चूज कर सकता है? जी हां दोस्तों, अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और पहले से ही एनपीएस के अंडर आते हैं, तो आपके पास यूपीएस को चूज करने का ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन 3, क्या न्यूली रिक्रूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूपीएस को चूज कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका भी जवाब है हाँ, बिल्कुल। जो नए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सर्विस ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी यूपीएस को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी जब आप नई गवर्नमेंट जॉब में शामिल होंगे, तो आपको शुरुआत में ही ये चूज करने का मौका दिया जाएगा कि आप एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना चाहते हैं। क्वेश्चन 4, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए हैं, वे यूपीएस के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 31 मार्च 2025 से पहले एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अनुसार यूपीएस को चूज करने का मौका मिल सकता है। अब आप पूछेंगे वो कंडीशंस क्या हैं? तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको सुपर एन्युएशन तक कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करनी चाहिए। इसमें सेकंड कंडीशन ये है कि आपको फंडामेंटल रूल्स 56J के तहत रिटायर किया गया हो, लेकिन ये रिटायरमेंट पेनल्टी के रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई सब्सक्राइबर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी लीगली वेडेड स्पाउस को भी यूपीएस को चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन 5, एक एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में है, वे यूपीएस को चूज करने के लिए कब तक अप्लाई कर सकता है? दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 31 मार्च 2025 तक सर्विस में हैं, तो आपको 1 अप्रैल 2025 से लेकर 3 महीने के अंदर यूपीएस चूज करने का मौका मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कोई एक्सटेंशन देती है, तो उसके हिसाब से भी एक्सटेंशन पीरियड में अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन 6, एक रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं, वह यूपीएस को चूज करने के लिए कब तक अप्लाई कर सकता है? तो इसका जवाब भी लगभग वही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई
31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। और जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर गवर्नमेंट कोई एक्सटेंशन देती है तो उसके मुताबिक भी अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन 7, अगर एक सब्सक्राइबर ने यूपीएस चूज करने से पहले डिमाइस कर दिया हो तो उनकी लीगली वेडेड स्पाउस कब तक अप्लाई कर सकती है? दोस्तों, यह थोड़ा संवेदनशील लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई सब्सक्राइबर रिटायर होने के बाद या सुपर एनुएशन के बाद डिमाइस हो गया हो और यूपीएस को चूज नहीं कर पाया हो तो उसकी लीगली वेडेड स्पाउस को 1 अप्रैल 2025 से लेकर 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन देती है तो उस एक्सटेंडेड समय तक भी स्पाउस अप्लाई कर सकती है। क्वेश्चन 8, नए रिक्रूट जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस ज्वाइन करेंगे वे यूपीएस के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं नए रिक्रूट्स की। जो नए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सर्विस ज्वाइन करेंगे, उन्हें अपनी ज्वाइनिंग डेट से लेकर 30 दिन के अंदर यूपीएस को चूज करना होगा। मतलब आपको अपनी ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने के अंदर अपना डिसीजन लेना होगा। अगर गवर्नमेंट कोई एक्सटेंशन देती है तो उसके मुताबिक भी अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चन 9, क्या एक बार चूज करने के बाद यूपीएस का ऑप्शन बदला जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। एक बार जब आप यूपीएस को चूज कर लेते हैं तो यह ऑप्शन फाइनल और इरिवोकेबल होता है। मतलब आप इस डिसीजन को वापस नहीं ले सकते और ना ही बाद में एनपीएस या किसी और विकल्प पर लौट सकते हैं। क्वेश्चन 10, अगर एम्प्लॉई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर यूपीएस चूज नहीं करता तो क्या होगा? अब यह भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर कोई एलिजिबल पर्सन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर यूपीएस को चूज नहीं करता तो उसे ऑटोमेटिकली एनपीएस में कंटिन्यू माना जाएगा बिना यूपीएस का ऑप्शन लिए। यानी अगर आप टाइम लिमिट के अंदर अपना चॉइस नहीं देते तो आपका पेंशन स्कीम एनपीएस ही रहेगा, यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 11, यूपीएस को चूज करने के लिए कौन से फॉर्म्स भरने होंगे? अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, यानी यूपीएस को चूज करने के लिए कौन कौन से फॉर्म्स भरने होंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आप यूपीएस को चुनना चाहते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स भरने होंगे जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक फॉर्म है A1। ये फॉर्म नए भर्ती हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फिल करना होगा जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद अपनी सर्विस ज्वाइन करेंगे। और दूसरा फॉर्म है A2। ये फॉर्म एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फिल करना होगा जो पहले से एनपीएस के अंडर हैं और अब यूपीएस को चूज करना चाहते हैं। क्वेश्चन 12, यूपीएस एनरोलमेंट के लिए फॉर्म्स कहां से मिलेंगे? अगर आप यूपीएस को चूज करना चाहते हैं तो फॉर्म्स A1 और A2, उनके इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप प्रोटियन CRA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाना होगा। वहां से आप इन सब चीजों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, यूपीएस के अंडर प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? दोस्तों, अब यह एक टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक नंबर है जो यूपीएस चूज करने वाले सब्सक्राइबर को दिया जाता है। इस नंबर के थ्रू सब्सक्राइबर के सभी ट्रांजैक्शंस CRA सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब प्राण आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके जरिए आपके पेंशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स ट्रैक किए जाते हैं। क्वेश्चन 14, यूपीएस के लिए ऑप्शन फॉर्म या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहां सबमिट करना होगा? दोस्तों, अगर आप यूपीएस को चूज करना चाहते हैं तो आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन या फिजिकली अपने हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ यानी ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास सबमिट करना होगा। आपके ऑफिस का ऑथराइज्ड पर्सन आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगा और यह प्रोसेस कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन 15, क्या यूपीएस एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल है? जी हां दोस्तों, यूपीएस एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल है। आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी यूपीएस एनरोलमेंट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो यह प्रोसेस बहुत कन्वीनियंट है और आपको फिजिकल फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन 16, सब्सक्राइबर अपने यूपीएस एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकता है?
अगर आप अपने यूपीएस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या अपने रिस्पेक्टिव नोडल ऑफिस से अपनी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों सोर्सेज आपको आपके एप्लीकेशन का करंट स्टेटस बता देंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किस स्टेज पर है। क्वेश्चन 17, यूपीएस के तहत क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है? जब हम क्वालिफाइंग सर्विस की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है वो कंप्लीट मंथ्स जो एक यूपीएस सब्सक्राइबर ने सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलर सर्विस के रूप में किए हैं। क्वालिफाइंग सर्विस का काउंट हेड ऑफ ऑफिस द्वारा पीएफआरडीए के रेगुलेशंस के हिसाब से किया जाएगा। इसलिए अगर आप यूपीएस के अंतर्गत अश्योर्ड पे आउट लेना चाहते हैं तो आपका सर्विस पीरियड इन नियमों के अनुसार क्वालिफाई करना जरूरी होता है। क्वेश्चन 18, यूपीएस में अश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यूपीएस के तहत अश्योर्ड पे आउट का कैलकुलेशन कुछ स्पेसिफिक नियमों के अनुसार होता है और यह सुपर एन्युएशन से पहले के 12 महीनों के दौरान आपके एवरेज बेसिक पे पर आधारित होता है। इस एवरेज बेसिक पे का 50% हिस्सा ही आपका अश्योर्ड पे आउट होता है, लेकिन यह तभी लागू होता है जब आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 25 साल की हो। अगर किसी एम्प्लॉई की क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम हो तो उसे प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा जो उसके सर्विस पीरियड के अनुसार एडजस्ट किया जाएगा। मतलब अगर आपने कम सर्विस की है तो पे आउट भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा। क्वेश्चन 19, अगर एम्प्लॉई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले तो पे आउट कब शुरू होगा? अब यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले तो क्या उसे उसी वक्त से पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर किसी एम्प्लॉई ने कम से कम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो भी उसका पे आउट तभी शुरू होगा जब उसकी नॉर्मल सुपर एन्युएशन एज आती है। इसका मतलब है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद तुरंत पे आउट शुरू नहीं होता, बल्कि पे आउट सुपर एन्युएशन एज पर स्टार्ट होता है। यह रूल उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जब एम्प्लॉई ने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी की हो। क्वेश्चन 20, यूपीएस में मिनिमम गारंटीड पे आउट कितना होता है? अब बात करते हैं मिनिमम गारंटीड पे आउट की, जो हर यूपीएस सब्सक्राइबर जानना चाहता है। यूपीएस के तहत मिनिमम गारंटीड पे आउट 10,000 रुपए पर मंथ होता है। यह सिर्फ उन एम्प्लॉइज के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस कंप्लीट की हो। मतलब ये कि चाहे आपकी बेसिक पे कितनी भी रही हो, अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा सर्विस की है तो आपको कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह का अश्योर्ड पे आउट मिलना तय है। क्वेश्चन 21, अगर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड कम हो जाए तो क्या अश्योर्ड पे आउट रिड्यूस होगा? जी हां दोस्तों, अगर किसी एम्प्लॉई का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 10 साल या उससे ज्यादा लेकिन 25 साल से कम हो तो अश्योर्ड पे आउट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जितनी कम सर्विस होगी उतना कम अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। अगर आपने कंप्लीट 25 साल की सर्विस नहीं की तो आपको अपने सर्विस पीरियड के हिसाब से कम पे आउट मिलेगा। क्वेश्चन 22, एडमिसिबल पे आउट क्या होता है? अब बात करते हैं एडमिसिबल पे आउट की, जो अश्योर्ड पे आउट से थोड़ा अलग होता है। अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड कम हो जाता है और इस वजह से अश्योर्ड पे आउट कम हो जाता है तो जो फाइनल अमाउंट आपको एक्चुअली दिया जाता है उसे एडमिसिबल पे आउट कहा जाता है। एडमिसिबल पे आउट का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां आईसी का मतलब है इंडिविजुअल कॉर्पस, जो आपके प्राण अकाउंट में अवेलेबल टोटल कॉर्पस वैल्यू है। वही बीसी का मतलब है बेंचमार्क कॉर्पस, जो सीआरए के कैलकुलेशन के मुताबिक एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए। और FW% का मतलब है फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज, जिसमें मैक्सिमम 60% तक विथड्रॉल अलाउड होता है। यह फॉर्मूला आपके कॉर्पस और विथड्रॉल के हिसाब से फाइनल पे आउट डिसाइड करता है। क्वेश्चन 23, यूपीएस में फैमिली पे आउट क्या होता है? अब आते हैं एक बहुत जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर। अगर कोई यूपीएस सब्सक्राइबर का डिमाइज हो जाता है और वह पहले से ही एडमिसिबल पे आउट या टॉप अप अमाउंट प्राप्त कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में उसकी लीगली वेडेड स्पाउस को लाइफ टाइम के लिए फैमिली पे आउट मिलेगा। फैमिली पे आउट का अमाउंट सब्सक्राइबर के डिमाइज से पहले जो एडमिसिबल पे आउट या टॉप अप अमाउंट मिल रहा था उसका 60% होगा। यह पे आउट लीगली वेडेड स्पाउस को लाइफ टाइम तक दिया जाएगा, जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है। क्वेश्चन 24, फैमिली पे आउट का क्लेम कौन कर सकता है? फैमिली पे आउट का क्लेम सिर्फ लीगली वेडेड स्पाउस कर सकता है
जो सब्सक्राइबर के सर्विस रिकॉर्ड्स में सुपर एन्युएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट या FR56J के तहत रिटायरमेंट के दिन तक रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि स्पाउस को तभी फैमिली पे आउट मिलेगा जब वह सब्सक्राइबर के डिमाइस के बाद भी जीवित हो। अगर स्पाउस ने सब्सक्राइबर के साथ लीगल मैरिज की हो और सर्विस रिकॉर्ड्स में उनका नाम हो, तभी वह फैमिली पे आउट का क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन 25, क्या रिटायरमेंट के बाद की शादी में स्पाउस को फैमिली पे आउट मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। अगर सब्सक्राइबर की रिटायरमेंट के बाद शादी होती है तो उसका स्पाउस फैमिली पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फैमिली पे आउट सिर्फ उन्हीं स्पाउसेस को दिया जाता है जो रिटायरमेंट से पहले लीगली वेडेड हो चुके होते हैं और सर्विस रिकॉर्ड्स में उनका नाम रजिस्टर्ड होता है। क्वेश्चन 26, यूपीएस के तहत उन एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस में कवर्ड थे? अगर कोई एम्प्लॉई 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुका है और एनपीएस में कवर्ड था, तो ऐसे कर्मचारी को यूपीएस के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। इन लाभों में सबसे पहले एक लमसम पेमेंट शामिल है, जो एक बार में एक बड़ा अमाउंट होता है और इसे सीधे तौर पर एम्प्लॉई को दिया जाता है। इसके अलावा उसे एक मंथली टॉप अप अमाउंट भी मिलेगा, जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद से शुरू हो जाएगा और रेगुलरली दिया जाएगा। इस मंथली पे आउट पर एम्प्लॉई को एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ का भी लाभ मिलेगा, जिससे उसका मंथली पेमेंट इन्फ्लेशन के अनुसार इंक्रीज होता रहेगा। अगर किसी कारण से पे आउट अरियर्स में दिया जा रहा है, तो उस अरियर अमाउंट पर एम्प्लॉई को सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के रेट के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। यह इंटरेस्ट उस पीरियड के लिए दिया जाएगा जो एम्प्लॉई की सुपर एन्युएशन डेट के अगले महीने से शुरू होकर क्लेम फॉर्म सबमिट होने के 1 महीने पहले तक की अवधि तक होगा। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्लेम की अंतिम तारीख के बाद किसी भी अरियर पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉई को एनपीएस के तहत मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी प्राप्त होंगे, जिनमें एनपीएस का एन्युइटी अमाउंट और वे सभी अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं जो सामान्य रूप से रिटायरमेंट के समय मिलते हैं। क्वेश्चन 27, कौन लोग अश्योर्ड पे आउट के लिए एलिजिबल हैं? अश्योर्ड पे आउट उन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को ही दिया जाता है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर एन्युएशन की। अगर किसी एम्प्लॉई ने कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली है, तो उसे उसकी सुपर एन्युएशन की डेट से अश्योर्ड पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं उस सिचुएशन पर जब एम्प्लॉई को गवर्नमेंट FR56J के तहत खुद रिटायर करती है। अगर किसी कर्मचारी को फंडामेंटल रूल 56J के तहत रिटायर किया गया है और यह रिटायरमेंट पेनल्टी नहीं है, तो उसकी रिटायरमेंट डेट से ही उसे अश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और उसने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो उसे अश्योर्ड पे आउट तभी मिलेगा जब उसकी नॉर्मल सुपर एन्युएशन एज आएगी। क्वेश्चन 28, क्या यूपीएस में लंप सम पेमेंट का प्रोविजन है? जी हां, यूपीएस में लंप सम पेमेंट का प्रोविजन है। इसमें हर 6 महीने की कंप्लीट क्वालिफाइंग सर्विस पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। यह अमाउंट एम्प्लॉई की लास्ट ड्रॉन बेसिक पे का 10% पर कैलकुलेट किया जाता है और उसमें एनपीए तथा डियरनेस अलाउंस को भी जोड़ा जाता है। इस प्रोविजन से एम्प्लॉईज को एक लंप सम अमाउंट मिलता है जो उनकी सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन 29, यूपीएस में डियरनेस रिलीफ कैसे अप्लाई होता है? डियरनेस रिलीफ को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और यह एडमिसिबल पे आउट और फैमिली पे आउट दोनों पर लागू होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डियरनेस रिलीफ तभी मिलेगा जब आपका एडमिसिबल पे आउट शुरू हो चुका हो। डियरनेस रिलीफ हर साल दिया जाता है और उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 30, क्या यूपीएस के बेनिफिट्स डिसमिसल, रिमूवल या रेजिग्नेशन के केस में मिलेंगे? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर किसी एम्प्लॉई को सर्विस से हटा दिया जाता है, जैसे डिसमिसल या रिमूवल के थ्रू, या अगर एम्प्लॉई खुद रिजाइन कर लेता है, तो उसे यूपीएस के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपकी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है, तो आपको अश्योर्ड पे आउट या कोई भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन 31, यूपीएस बेनिफिट्स रिटायरमेंट या डेथ के बाद कैसे क्लेम किए जाते हैं?
अगर एक यूपीएस सब्सक्राइबर रिटायर हो चुका है या उसकी डेथ हो गई है तो बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। पहले ये समझते हैं कि कौन क्लेम कर सकता है। अगर सब्सक्राइबर ने रिटायरमेंट लिया है और वह यूपीएस बेनिफिट्स लेना चाहता है तो वह खुद यूपीएस बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। और अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो उसके लीगली वेडेड स्पाउस को क्लेम का हक मिलेगा। क्लेम करने के लिए सब्सक्राइबर को हेड ऑफ ऑफिस या ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास जाना होगा और रिक्वायर्ड फॉर्म्स को फिल करके सबमिट करना होगा। ये फॉर्म्स प्रोटीन सीआरए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल और यहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 32, अश्योर्ड पे आउट के अलावा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज को सुपर एन्युएशन के टाइम कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? तो जवाब है जी हां, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज को सुपर एन्युएशन के टाइम लंप सम पेमेंट भी मिलेगा। अगर आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स एक स्पेसिफिक अमाउंट है तो आपको हर 6 महीने के कंप्लीटेड सर्विस के लिए उसका 10% मिलेगा। यह लंप सम अमाउंट स्क्रीन पर बताए गए फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ L का मतलब है नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, जो आपके पेंशन कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ मंथ्स पर बेस्ड होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लंप सम अमाउंट आपके अश्योर्ड पे आउट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्वेश्चन 33, यूपीएस के अंडर एम्प्लॉई और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रेट क्या होगा? यूपीएस के अंडर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन उसकी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% होगा। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन करेगी, यानी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक और एडिशनल कंट्रीब्यूशन देगी जो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 8.5% होगा। यह एडिशनल कंट्रीब्यूशन पूल कॉर्पस के लिए होगा जो उन सभी एम्प्लॉयज के अश्योर्ड पे आउट सपोर्ट करेगा जो यूपीएस चूज करेंगे। क्वेश्चन 34, ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं के लिए मंथली टॉप अप अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर कोई एम्प्लॉई ऑलरेडी रिटायर हो चुका है और एनपीएस के अंडर एन्युइटी ले रहा है तो उसके लिए मंथली टॉप अप अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे स्क्रीन पर बताए गए फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर यूपीएस का एडमिसिबल पे आउट और डीआर का अमाउंट एनपीएस के एन्युइटी अमाउंट से ज्यादा है तो जो फर्क है वो अमाउंट आपको टॉप अप के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका टोटल एडमिसिबल पे आउट और डीआर आपके एग्जिस्टिंग एनपीएस एन्युइटी से ज्यादा होता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट टॉप अप के फॉर्म में दिया जाएगा। क्वेश्चन 35, रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट एंड अमाउंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी रेट एक एस्टिमेटेड रेट है जो जनवरी 2014 से मार्च 2025 के पीरियड के लिए पीएफआरडीए के स्केड्यूल 6 में दिया गया है। यह रेट एन्युइटी कैलकुलेशन में यूज होता है। रिप्रेजेंटेटिव एन्युइटी अमाउंट का फॉर्मूला स्क्रीन पर बताया गया है। यहां आईसी का मतलब है इंडिविजुअल कॉर्पस, जो सब्सक्राइबर के प्राण अकाउंट में अवेलेबल टोटल कॉर्पस वैल्यू है। वही FW% का मतलब है फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज, जो मैक्सिमम 60% तक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉई का इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो उसके हिसाब से एन्युइटी अमाउंट डिसाइड होगा। यह कैलकुलेशन मंथली टॉप अप अमाउंट को डिसाइड करने के लिए भी यूज होता है। क्वेश्चन 36, अगर एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करेंगे तो एग्जिस्टिंग कॉर्पस का क्या होगा? दोस्तों, अगर आप एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करते हैं तो आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस जो आपने एनपीएस के तहत जमा किया था वह कहीं खो नहीं जाएगा। यह पूरा कॉर्पस ऑटोमेटिकली आपके प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा और वही प्राण आपके यूपीएस अकाउंट के साथ भी लिंक्ड रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पुराने एनपीएस फंड्स को फिर से जमा करने या मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपने आप यूपीएस में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं मेंटेन किए जाएंगे। क्वेश्चन 37, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस क्या होते हैं? दोस्तों, जब आप यूपीएस में होते हैं तो दो टर्म्स बार बार सामने आती हैं, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस वह टोटल फंड वैल्यू होती है जो आपके प्राण अकाउंट में मौजूद होती है और इसे ही यूपीएस के तहत मेंटेन किया जाता है। यह कॉर्पस आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के आधार पर लगातार बढ़ता या घटता है। यानी आपका इंडिविजुअल कॉर्पस असल में आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का एक रिफ्लेक्शन होता है।
अब बात करते हैं बेंचमार्क कॉर्पस की। दोस्तों, ये एक नोशनल वैल्यू होती है जिसे CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपके इंडिविजुअल कॉर्पस से कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट करती है। इस कैलकुलेशन में CRA डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट की नेट एसेट वैल्यू का यूज करता है। बेंचमार्क कॉर्पस का मकसद यह असेस करना होता है कि आपकी सेविंग्स थियोरेटिकली कितनी होनी चाहिए थी, ताकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर किया जा सके। क्वेश्चन 38, क्या रिटायरमेंट के टाइम यूपीएस में विथड्रॉल का ऑप्शन है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यूपीएस में सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय फाइनल विथड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के तहत सब्सक्राइबर अपने इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस जो भी अमाउंट कम हो उसका 60% तक विथड्रॉ कर सकते हैं। यह विथड्रॉवल आप तब कर सकते हैं जब आप सुपर एन्युएशन पर रिटायर हो या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लें या FR 56J के तहत रिटायर किए गए हों। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने यह विथड्रॉल लिया तो आपका अश्योर्ड पे आउट उतना ही प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जितना कॉर्पस आप विथड्रॉ करेंगे उतना हिस्सा आपके मंथली अश्योर्ड पे आउट से घट जाएगा। क्वेश्चन 39, फाइनल विथड्रॉल परसेंटेज कितना होता है? दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सवाल में बताया, यूपीएस सब्सक्राइबर अपने कॉर्पस का 60% तक फाइनल विथड्रॉल कर सकते हैं और ये कॉर्पस वही होगा जो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस में से कम होगा। यानी विथड्रॉवल के लिए हमेशा लोअर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। इससे यूपीएस एक बैलेंस बनाए रखता है और जैसा बताया गया है कि जितना विथड्रॉवल आप करेंगे उतना ही प्रोपोर्शनेट रिडक्शन आपके अश्योर्ड पे आउट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 40, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो तो फाइनल विथड्रॉल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपके प्राण में जमा इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है तो फाइनल विथड्रॉल का कैलकुलेशन हमेशा एक लॉजिक के आधार पर किया जाता है। इस केस में आपको इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% या बेंचमार्क कॉर्पस का 60%, जो भी अमाउंट कम हो वही विथड्रॉ करने की अनुमति होगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर का इंडिविजुअल कॉर्पस 12 लाख रुपए है और बेंचमार्क कॉर्पस 10 लाख रुपए है तो दोनों का 60% निकालते हैं। इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% होता है 7,20,000 रुपए और बेंचमार्क कॉर्पस का 60% होता है 6 लाख रुपए। अब क्योंकि 6 लाख रुपए दोनों में से कम है, इसलिए सिर्फ 6 लाख रुपए का ही फाइनल विथड्रॉवल अलाउड होगा। दोस्तों, यह विथड्रॉवल ऑप्शन आपको सुपर एन्युएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट या FR 56JJ के तहत रिटायरमेंट के समय अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन 41, फाइनल विथड्रॉल कब एडमिसिबल होगा? दोस्तों, फाइनल विथड्रॉल सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में एडमिसिबल होता है। इसमें फर्स्ट कंडीशन यह है कि जब एम्प्लॉई की नॉर्मल रिटायरमेंट यानी सुपर एन्युएशन होती है तब यह फैसिलिटी दी जाती है। सेकंड कंडीशन यह है कि अगर कोई एम्प्लॉई अपनी मर्जी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो भी फाइनल विथड्रॉल किया जा सकता है। वही थर्ड कंडीशन यह है कि अगर किसी एम्प्लॉई को गवर्नमेंट के द्वारा FR 56J के तहत रिटायर किया जाता है तब भी यह फैसिलिटी लागू होती है। यानी केवल इन्हीं 3 कंडीशंस में फाइनल विथड्रॉल का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 42, क्या सर्विस पीरियड के दौरान पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन है? इसका जवाब है हाँ। यूपीएस के तहत पार्शियल विथड्रॉल की सुविधा दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लागू होती है। सब्सक्राइबर सिर्फ अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन का ही 25% तक विथड्रॉल कर सकता है। दोस्तों, यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि इस 25% में आपके रिटर्न्स जैसे कि इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट ग्रोथ शामिल नहीं किए जाएंगे और इस विथड्रॉल पर लॉक इन पीरियड भी होता है। यानी जब से आपने यूपीएस या एनपीएस में एनरोलमेंट लिया है उस तारीख से 3 साल तक विथड्रॉवल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 43, किन पर्पसेस के लिए पार्शियल विथड्रॉल अलाउड है? पार्शियल विथड्रॉल केवल कुछ ही स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए परमिटेड है। इनमें बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, रेजिडेंशियल हाउस की परचेस या कंस्ट्रक्शन, सीरियस मेडिकल इमरजेंसीज, डिसेबिलिटी से जुड़ी जरूरतें और स्किल डेवलपमेंट जैसे ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन कोर्सेज शामिल हैं। अगर आपका रीजन इन अप्रूव्ड पर्पसेस में आता है तो आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन का 25% तक विथड्रॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन 44, यूपीएस में पार्शियल विथड्रॉल कितनी बार किया जा सकता है?
अब सवाल आता है कि आप ये पार्शियल विथड्रॉल कितनी बार कर सकते हैं? तो इसका जवाब है मैक्सिमम 3 बार। और इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपने पहले एनपीएस में रहते हुए भी पार्शियल विथड्रॉवल किया था तो वो भी इसमें काउंट होगा। यानी टोटल मिलाकर आप यूपीएस में सिर्फ 3 बार ही विथड्रॉवल कर सकते हैं, चाहे वो एनपीएस के दौरान किया हो या यूपीएस में। क्वेश्चन 45, क्या पार्शियल विथड्रॉवल को वापस रिप्लेनिश यानी जमा करने का ऑप्शन है? इसका जवाब है हाँ। यूपीएस में यह सुविधा दी गई है कि अगर आपने सर्विस पीरियड के दौरान कोई पार्शियल विथड्रॉवल किया था तो आप उसे वापस जमा भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी कारणवश आपने अपने प्राण अकाउंट से कुछ पैसा निकाला और बाद में आप चाहते हैं कि वह अमाउंट फिर से अकाउंट में ऐड हो जाए तो आप उसे वॉलंटरीली रिप्लेनिश कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ रिटायरमेंट से पहले ही किया जा सकता है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। क्वेश्चन 46, यूपीएस में बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएगी? बेंचमार्क कॉर्पस एक नोशनल वैल्यू होती है और इसे कैलकुलेट करने के लिए पीएफआरडीए एक फिक्स्ड तरीका फॉलो करता है। दोस्तों, इस कैलकुलेशन में कुछ असम्पशंस होती है, जैसे कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस हर महीने क्वालिफाइंग सर्विस के लिए रिसीव होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई कंट्रीब्यूशन मिसिंग होती है तो पीएफआरडीए उस गैप को पूरा करने के लिए एक अप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन करेगा। इसके साथ साथ यह भी अस्यूम किया जाएगा कि कंट्रीब्यूशंस का इन्वेस्टमेंट पीएफआरडीए द्वारा तय किए गए डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया गया है। यानी बेंचमार्क कॉर्पस एक मॉडल वैल्यू होती है जो आइडियल सिचुएशन के आधार पर एस्टिमेट की जाती है। क्वेश्चन 47, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल्ड कॉर्पस का मैनेजमेंट कैसे होगा? दोस्तों, अब बात करते हैं कॉर्पस मैनेजमेंट की। तो एम्प्लॉई को केवल अपने इंडिविजुअल कॉर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट चॉइसेस एक्सरसाइज करने का अधिकार होगा। यानी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फंड्स को कहां इन्वेस्ट किया जाए, बशर्ते वो पीएफआरडीए के नियमों के अंतर्गत हो। अगर कोई एम्प्लॉई अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं करता तो उसके लिए भी पीएफआरडीए एक डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न प्रोवाइड करेगा। वहीं दूसरी तरफ पूल्ड कॉर्पस, जो कि गवर्नमेंट के एडिशनल कंट्रीब्यूशन से बनता है, उसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। क्वेश्चन 48, अगर एम्प्लॉई के इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या होगा? अगर रिटायरमेंट के वक्त आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है तो अश्योर्ड पे आउट लेने के लिए पहले आपको बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर अमाउंट पूल्ड कॉर्पस में ट्रांसफर करना होगा। अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो आपको वापस मिल जाएगा और वो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पैसे को किसी तरह की कटौती में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वो आपके हिस्से में ही आएगा। क्वेश्चन 49, अगर एम्प्लॉई के इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो तो क्या होगा? दोस्तों, अब उल्टा केस लेते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो अश्योर्ड पे आउट को ऑथराइज कराने के लिए आपको बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर अमाउंट पूल्ड कॉर्पस में जमा करना होगा। अगर इस अमाउंट में कोई गैप है तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करके उस गैप को कवर करें। यानी आप चाहें तो वॉलंटरीली अपनी तरफ से पैसा डालकर उस अंतर को पूरा कर सकते हैं और अश्योर्ड पे आउट का लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन 50, क्या यूपीएस सब्सक्राइबर्स अपना वॉलंटरी एनपीएस का टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट ओपन और मेंटेन या होल्ड कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यूपीएस सब्सक्राइबर हैं तो भी आप ऑल सिटीजन मॉडल के तहत अपना वॉलंटरी एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट ओपन या मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि ये वॉलंटरी एनपीएस अकाउंट्स यूपीएस से अलग होंगे, लेकिन ये उसी प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के तहत ऑपरेट करेंगे। मतलब आपके पास अलग अलग अकाउंट होंगे, लेकिन दोनों एक ही प्राण के साथ लिंक्ड रहेंगे, जिससे ट्रैकिंग और मैनेजमेंट आसान रहेगा। क्वेश्चन 51, क्या एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करने पर नया प्राण इश्यू होगा? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करते हैं तो आपको नया प्राण इश्यू नहीं होगा। आपका जो एग्जिस्टिंग प्राण है वही कंटिन्यू किया जाएगा और उसे यूपीएस के साथ टैग कर दिया जाएगा। इससे न केवल डॉक्यूमेंटेशन आसान होता है, बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और नए सिस्टम के बीच कंटिन्यूटी भी बनी रहती है।
क्वेश्चन 52, क्या एक एम्प्लॉई यूपीएस में अपना पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेलेक्ट कर सकता है? इसका जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएस के तहत एक एम्प्लॉई को यह फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वह अपने पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न को खुद सिलेक्ट कर सके। इसमें आपको पीएफआरडीए द्वारा कुछ रजिस्टर्ड पेंशन फंड्स और इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स दिए जाते हैं, जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद नहीं लेना चाहते, तो आप चाहें तो पीएफआरडीए का डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी चूज कर सकते हैं। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक सही ऑप्शन चुन सकते हैं। क्वेश्चन 53, अगर एक एम्प्लॉई अपना पेंशन फंड चूज नहीं करे तो क्या होगा? दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉई खुद से अपना पेंशन फंड या इन्वेस्टमेंट पैटर्न सिलेक्ट नहीं करता, तो उस केस में उसका पेंशन फंड पीएफआरडीए के डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के अनुसार मैनेज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के डिफॉल्ट गाइडलाइंस के मुताबिक आपका कॉर्पस मैनेज किया जाएगा और आपको कोई एडिशनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न और पेंशन फंड के हिसाब से अपने फंड का मैनेजमेंट मिलेगा। क्वेश्चन 54, डिफॉल्ट पैटर्न के अलावा इंडिविजुअल कॉर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट चॉइसेस क्या हैं? दोस्तों, अगर आप डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न से हटकर कुछ अलग चूज करना चाहते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे सेफ और लो रिस्क ऑप्शन है स्कीम जी, जिसमें 100% फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। यह ऑप्शन फिक्स्ड और सुरक्षित रिटर्न्स देता है, लेकिन रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं और कुछ रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप लाइफ साइकिल बेस्ड स्कीम्स में से भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, जिसे LC25 कहते हैं। इसमें मैक्सिमम 25% फंड इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी का कॉर्पस डेट इंस्ट्रूमेंट्स या सेफ इन्वेस्टमेंट्स में होता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा और बैलेंस चाहते हैं, तो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड यानी LC50 चूज कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 50% कॉर्पस इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। यह स्कीम आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क के साथ थोड़ा ज्यादा रिटर्न का मौका भी देती है। क्वेश्चन 55, एक फाइनेंशियल ईयर में पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट चॉइस कितनी बार बदली जा सकती है? तो दोस्तों, यूपीएस में आपको लिमिटेड लेकिन बहुत प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में पेंशन फंड का चुनाव सिर्फ एक बार बदल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट चॉइस को 2 बार तक बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट कंडीशन या आपकी रिस्क टॉलरेंस में कोई बदलाव आता है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलने का मौका मिल सके। यह सुविधा लॉन्ग टर्म पेंशन प्लानिंग के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। क्वेश्चन 56, क्या सब्सक्राइबर को कॉर्पस की वैल्यू की अपडेट्स मिलती रहेगी? हाँ, बिल्कुल। यूपीएस सब्सक्राइबर को अपने कॉर्पस की वैल्यू की अपडेट्स समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपके प्राण अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको 2 जरूरी अपडेट्स देगी। पहला, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, जो आपके प्राण में एक्चुअल टोटल फंड वैल्यू को दिखाएगा, और दूसरा, बेंचमार्क कॉर्पस, जो CRA के कैलकुलेशन के हिसाब से आइडियल एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों वैल्यूज की जानकारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपको देती रहेगी, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकें और जरूरी डिसीजन समय पर ले सकें। क्वेश्चन 57, यूपीएस पे आउट ऑर्डर यानी यूपीओ क्या होता है? दोस्तों, यूपीएस पे आउट ऑर्डर यानी यूपीओ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सब्सक्राइबर को मिलने वाले बेनिफिट्स की पूरी जानकारी दी जाती है। इस डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर को मिलने वाली पे आउट अमाउंट, साथ ही किसी तरह की टॉप अप अमाउंट और अदर बेनिफिट्स को क्लियरली मेंशन किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट सब्सक्राइबर के बेनिफिट्स को क्लियरली आउटलाइन करता है, ताकि वह अपने फ्यूचर प्लानिंग सही तरीके से कर सके। क्वेश्चन 58, यूपीएस पे आउट ऑर्डर को कौन ऑथराइज करता है? अब बात करते हैं यूपीओ के ऑथराइजेशन की। तो दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव पीएओ यानी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की होती है। जब पीएओ इसे ऑथराइज करता है, तब यूपीओ को सीआरए के माध्यम से नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को भेजा जाता है। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो चुकी है, तो उस स्थिति में स्पाउस को भी यूपीओ की एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है, ताकि वह आसानी से क्लेम प्रोसेस कर सके। क्वेश्चन 59, जब एनपीएस ट्रस्ट को यूपीओ मिल जाता है,
तो उसके बाद क्या होता है? अब सवाल आता है कि जब एनपीएस ट्रस्ट को यूपीओ मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है? तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइबर ने फाइनल विथड्रॉल का ऑप्शन चुना है तो एनपीएस ट्रस्ट यूपीएस बेनिफिट्स को रिलीज करने की ऑथराइजेशन देता है। इसके बाद जो भी बैलेंस इंडिविजुअल कॉर्पस में बचा होता है उसे पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए यह इंश्योर किया जाता है कि सभी पे आउट सही तरीके से और समय पर रिलीज हो। क्वेश्चन 60, पेमेंट प्रोसेस में सीआरए का क्या रोल होता है? अब जानते हैं कि इस पूरे पेमेंट प्रोसेस में सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का क्या रोल होता है। दोस्तों, सीआरए इस बात की जिम्मेदारी उठाता है कि जो मंथली पे आउट पूल कॉर्पस से होना है वो समय पर सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। सिर्फ यही नहीं, सीआरए डियरनेस रिलीफ को भी समय समय पर रिलीज करता है और पेंशन फंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि पूल कॉर्पस से रिडेम्पशन करके मंथली पे आउट किया जाए। मतलब सीआरए इस पूरे पे आउट मैकेनिज्म का बैकबोन होता है जो इस प्रोसेस में की रोल प्ले करता है ताकि सब कुछ एक्यूरेट और टाइमली हो। तो दोस्तों, अब आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी वो सारी बातें समझ आ गई होंगी जो अब तक आपके मन में सिर्फ अनआंसर्ड क्वेश्चंस की तरह घूम रही थी। हमने हर उस क्वेरी को अनलॉक किया है जो आपके दिमाग में थी और यही है इस वीडियो का मिशन, आपके मन की हर कंफ्यूजन को क्लियर करना, वो भी सबसे सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प की है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों, कॉलीग्स और फेलो एम्प्लॉइज के साथ शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर हफ्ते हम यहां लाते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सिंप्लीफाइड रूल्स और वो क्लैरिटी जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिजर्व करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल, एक नए अपडेट और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक याद रखिए, हम हैं आपके साथ हर रूल को इजी बनाने के लिए।